हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। लर्न विद सुधांशु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, यह अवधारणाओं के बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। यह क्वेश्चन कह क्या रहा है? यह क्वेश्चन यह बोल रहा है कि बच्चे को हम क्या कर सके, दंड के द्वारा या किसी भी बाह्य भूमिका के द्वारा हम उसके आचरण में परिवर्तन लाते हैं। तो यह हमारा कौन सा प्राथमिक रूप से कौन सा विकास होता है? तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी बच्चे को अपने बाह्य रूप से उसे प्रवाहित करते हैं तो वह हमारा किस में आता है? केवल वातावरण में आता है। किस में आएगा? केवल वातावरण में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दंडों की बात की गई है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल वातावरण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कोई भी बच्चा है वह पहले पेंसिल पकड़ने से पहले क्या करता है? गेंद फेंकने लगता है। तो यह हमारा कौन सा क्षमता है? आपको हम बता दें, पिछली कक्षाओं में भी हमने आपको बताया था कि बच्चा सबसे पहले अगर पूरे बॉडी को हिलाता है उसके बाद वह उसके छोटे छोटे पार्ट्स पे कंट्रोल करता है। तो यह हमारा कौन सा डेवलपमेंट होता है? प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सेंटर से बाहर की ओर हमारा विकास जाता है। सेंटर से किस ओर जाता है? बाहर की ओर। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कब तक होता है? फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि संज्ञानात्मक विकास जो है वह हमारा मस्तिष्क से संबंधित होता है और गत्यात्मक विकास जो होता है वह हमारे शारीरिक से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विकास जो होता है यह हमारा जन्म से मृत्यु तक चलते रहता है। तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। संपूर्ण जीवन काल, पूरे जीवन काल में यह चलते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? फ्रेंड्स, आपको हम बार बार बताते हैं कि हमारा प्राथमिक सामाजिकरण कौन सा होता है। हमारे परिवार होता है वो हमारा कौन सा होता है? प्राथमिक में आता है। आस पड़ोस भी हमारा प्राथमिक में ही काउंट करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यालय तो सेकेंडरी में आता है ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि जीन पियाजे जो है भाषा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा, जीन पियाजे कहते हैं कि सबसे पहले चिंतन का होता है, उसके बाद भाषा का निर्धारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे चौड़े गिलास से अधिक जल है। फ्रेंड्स, इसमें आपको समझना होगा कि इसमें बच्चे को क्या होता है कि वह बड़े गिलास को देख करके उसमें पतला गिलास है लेकिन वह लंबा है तो उसमें बोलेगी कि इसमें अधिक पानी है, और उस छोटे गिलास में बोलेगी, चौड़ा भी गिलास है अगर उसका हाइट छोटा है तो उसमें बोलेगी कम पानी है। इसमें क्या होता है? बच्चों की केंद्रीयता होता है। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सेंट्रलाइजेशन होता है। यह हमारा जीन पियाजे में एक्सपेरिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है ले वाइगोस्की से है।
फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जब भी हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सीधे सीधे आना चाहिए कि वाइगोत्स्की हमारे सामाजिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं, सोशियो कल्चर है। वाइगोत्स्की कैसा है? सोशियो कल्चर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप सिंपल से इसमें का आंसर बता सकते हैं आप कि यह भाषा एवं संस्कृति पे आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना होगा कि लेव वाइगोत्स्की हमारा किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन है जेंडर। जेंडर एक अवधारणा है, यह किससे संबंधित है? यानी कि जेंडर जो है बनाया गया है, यह हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है। तो यह हमारा कौन सी रचना हो जाएगी? सामाजिक रचना हो जाएगी। जेंडर के साथ साथ एक लिंग भी आता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। लिंग जो हमारा होता है वह जैविक होता है, यानी कि बायोलॉजिकल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। खुशबू सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझना होगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको यह याद रहना चाहिए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिए है। ठीक है, और हार्वर्ड गार्डनर जब जानवर, पौधे और धातुओं, खनिजों की बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है? यह हमारे प्राकृतिक से संबंधित है। तो यह हमारा किस में आ जाएगा? प्राकृतिक में आ जाएगा, प्राकृतिकवाद में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, इसमें जो यह क्वेश्चन हमको बता रहा है कि जब भी कक्षा में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होंगे तो उसको संभालने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चा हल्ला न करे या क्लास में शांति बनाए रखे। तो हमको क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए, ये तो होगा नहीं, और दंडित करना चाहिए। दंडित तो कभी करना ही नहीं। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम नहीं, समान तो किसी के लिए नहीं, सबको अलग अलग जैसा जिसको जरूरी हो वैसा देंगे हम, ये भी नहीं हुआ। हमारा ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको खेलने में मन लगता है तो उन्हें खेलने के लिए अवसर देना चाहिए, जिन्हें पढ़ाई में मन लगता है उन्हें पढ़ाई के लिए विशेष अवसर देना चाहिए। यानी कि अलग अलग प्रकार से सभी को ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाने का जो भूमिका है वह अदा करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि कोई बच्चा अगर अपने स्कूल में पढ़ता है तो उसके पूरे वर्ष का जो उसका लेखा जोखा है, कितना नंबर आया है, उसका कि खेल में कैसा परफॉर्मेंस है, उसका बिहेवियर कैसा है, इस सभी को जिसमें हम संग्रह करते हैं उसे हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। फ्रेंड, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे सक्रिय रूप से कोई भी काम को करते हैं, यानी कि उसमें लीन रहते हैं काम करने में। ऐसा नहीं है कि काम चल रहा है और वो अपना यहाँ साइड पे बैठे, उस वैसे स्कूल को हम प्रगतिशील स्कूल नहीं कहते। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सक्रिय अन्वेषक बनाती है, सक्रिय अनुयायी बनाती है, निष्क्रिय अनुयायी बनाती है, निष्क्रिय अन्वेषक नहीं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सक्रिय अन्वेषक बनाती है। अन्वेषक का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर, इन्वेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रवाह, विस्तार और लचीलापन निम्न में से किसका लक्षण है? जो भी स्टूडेंट, मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो प्रवाह में बहुत अच्छा काम करता है, विस्तार है यानी कि किसी भी काम को विस्तार पूर्वक सोचता है, लचीलापन है यानी कि वह जिद्दी नहीं, वो अपने आप में बदलाव ला सकता है, ऐसा स्टूडेंट को हम कौन सा स्टूडेंट कहते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं। यानी कि इसका सृजनात्मक होता है क्रिएटिविटी स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो अपने आप में बदलाव लाने में हिचकिचाते नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिएटिव स्टूडेंट कहते हैं सृजनात्मक। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है?
यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि शारीरिक चुनौती, यानी कि जो शरीर से चुनौती, यानी कि कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है या किसी को कम सुनाई देता है, वो सब किससे चुनौती है? शारीरिक चुनौती है उन लोग के पास। तो उन लोग को क्या बोलना है, वैसे विद्यार्थियों को हम स्कूल में कैसे समावेशन कर सकते हैं? तो वैसे उसको हम क्या कर सकते हैं, मानक आधारभूत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों को स्थित दृष्टिकोण, विशेष स्कूल में स्थापना। नहीं, हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, आधारभूत अभिगम्यता, यानी कि उसको जो आवश्यकता है एक समान स्कूल में, उसकी आवश्यकताओं को हम क्या करते हैं, पूरा करेंगे। अभिगम्यता का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा, यानी कि उसको उपलब्ध कराना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पठन वैफल्य को निम्न में से किस में सम्मिलित किया जाता है? पठन वैफल्य में एक प्रकार का विकार होता है जो किसी स्टूडेंट में पाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट लिखे हुए बोर्ड पर से लिखा हुआ कुछ और रहता है, उसको पढ़ता कुछ और है। समझे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम विकारों का बहुक्रम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समावेशन समझना होगा। समावेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर विकलांग है तो उसे विकलांग अलग स्कूल में ना भेज करके उसे समान स्कूल में भेजना ही क्या कहलाता है, हमारा समावेशन कहलाता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो हमारा इसमें कौन सा नहीं, जब भी फ्रेंड्स नहीं अगर क्वेश्चन में रहे तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका आंसर देना है। समता का मतलब होता है कि इसे जिसको, यानी कि समान स्कूल में भी अगर विकलांग है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका जो होता है चढ़ने के लिए वो लेयर होना चाहिए। उसके बाद पृथककरण और नामीकरण, ये तो होगा नहीं। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जो भी क्वेश्चन इससे पूछा गया उसमें हमको यही बताना है कि स्टूडेंट उसमें क्या हो, सक्रिय रूप से भाग लेते हो, विषय वस्तु अभिमुख हो, विषय वस्तु में ही सिर्फ पढ़ेगा तो उसमें नहीं होगा सक्रिय, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, सिर्फ किताब में ही केंद्रित हो, प्रयोगात्मक हो। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि बच्चा अपना खुद से दिमाग लगा के क्या करे, प्रयोग करे। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए हैं खुशबू अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। खुशबू एक है, यानी कैसी स्टूडेंट है खुशबू? फ्रेंड्स, आपको समझना होगा इसमें खुशबू क्या कर रही है, अपने खुद से पढ़ रही है, यानी कि उसका क्या है, आंतरिक क्या है, आंतरिक मोटिवेशन है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा है। वो खुद से अभिप्रेरित है, वो किसी के द्वारा अभिप्रेरित नहीं है। तो इस अभिप्रेरित को हम क्या कहेंगे, स्व अभिप्रेरित अधिगमकर्ता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? इसमें बता रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि बच्चों के पीछे जो ज्ञान सीखा है, यानी कि पहले जो वह कुछ सीखा है उसको उपयोग नए ज्ञान के सीखने में नहीं होता है, नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स। आप ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे तो इसमें दूसरा कोई आंसर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, जब हम रटेंगे तो रटने में हमारा पिछले ज्ञान से नए ज्ञान में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि परीक्षा शुरू होने से पहले खुशबू गहरे लंबे सांसें भरती है और दुश्चिंता यानी कि एंजाइटिक्स एक प्रकार का भय होता है, से निपटने के लिए वह कौन सा तकनीकी का इस्तेमाल करती है? फ्रेंड्स, जब भी आप, यह हर किसी के साथ होता है कि जब भी आप एग्जाम या कोई विशेष कार्य करने जाते हैं तो उससे पहले आपको डर लगता है, तो आप क्या करते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हो, कहते हैं कि काम डाउन। तो वह हमारा किससे, वह हमारा जो होता है इमोशन जो है हमारे अंदर, डर की जो भावना है उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।